डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये टॉपिक कल हमारा कंप्लीट हो गया और इसमें हमने देखा कि कोई भी दो कैरेक्टर को जब हम एक साथ देखते हैं तो एक कैरेक्टर किसी भी दूसरे कैरेक्टर की हेरिडिटी को प्रभावित नहीं करता। हर कैरेक्टर कैसा होता है? इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है और कोई भी कैरेक्टर किसी भी कैरेक्टर के साथ पेयर बना के जा सकता है। हर कैरेक्टर इंडिपेंडेंट है, इसीलिए चार तरह का फिनोटाइप हमको F2 में दिखाई दिया, वो भी 9:3:3:1 में। ध्यान देने वाली बात क्या है कि 9 सबसे ज़्यादा वो प्लांट होंगे जिसमें दोनों ही कैरेक्टर डोमिनेंट हैं, दोनों ही कैरेक्टर डोमिनेंट हैं। 3 और 3 वो हैं जिनमें एक कैरेक्टर डोमिनेंट है और एक कैरेक्टर रिसेसिव है, और एक प्लांट वो होगा सबसे कम जिसमें दोनों ही फीचर रिसेसिव हैं। ठीक है, ये कल हमको समझ में आ गया था। तो ये कहानी हुई यहाँ तक मेंडल साहब की। मेंडल एक्चुअल में 7 साल एक्सपेरिमेंट करते रहे, बहुत सारा डाटा उन्होंने इकट्ठा कर लिया, बहुत सारी किताबें भर दी लिख लिख कर कि मैंने किसको किसके साथ क्रॉस किया, मुझे क्या मिला, कितने प्लांट मिले, क्या रेशो मिला। बहुत सारा मैथमेटिकल डाटा उनका बुक में इकट्ठा हो गया। अब ये एक छोटे से जो चर्च था उसमें काम कर रहे थे, वहीं बैठ के अपनी किताबें लिख रहे थे। अब सवाल ये था कि ये जो जानकारी इकट्ठी हुई, जो उन्होंने 3 जनरल रूल बना दिए कि ऐसा ही होता है जब भी हम इस टाइप का क्रॉस करते हैं। मेंडल साहब तो पूरी तरह से समझ गए कि कैसे हेरिडिटी होती है, लेकिन उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया कि भाई अगर ऐसे कैरेक्टर को ऐसे कैरेक्टर से मिक्स करते तो ऐसा आएगा, ऐसा ही आएगा। तीनों नियम उन्होंने समझाने का बहुत प्रयास किया, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस वक्त की जो लोकल एक मैगजीन छपती थी ऑस्ट्रिया में, उसमें उन्होंने पब्लिकेशन भी कराया। एक छोटी सी बुक मैगजीन उस पर्टिकुलर एरिया में छपती थी, उसमें उनका डाटा बहुत सारा छपा। लोगों को लग रहा है पता नहीं ये क्या आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था लोगों को। डाटा पहली बार किसी बायोलॉजिकल फिनोमेना को मैथमेटिकल डाटा के साथ पेश किया गया तो लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे थे। और दुर्भाग्य कहिए मेंडल साहब का कि उन्होंने जब 1865 में ये पब्लिकेशन करा दिया, 1865 में जब उनकी किताब छपी और लोगों के बीच में आई, और वो किताब भी ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पे नहीं थी, एक जनरल मैगजीन थी ऑस्ट्रिया की, उसमें छपा था। तो कई लोग तो इस जानकारी को जानते ही नहीं थे कि मेंडल साहब ने कुछ किया भी है कि नहीं किया। लोगों को पता ही नहीं था। ये मेंडल साहब की डेथ भी हो गई बहुत जल्दी, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनकी डेथ भी हो गई। मेंडल को कोई पहचान नहीं मिली, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, लोग भूल गए कि कोई मेंडल भी था। तो मेंडल साहब दुनिया छोड़ के चले गए, उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, कोई पहचान नहीं मिली, लेकिन लोग लगातार इस बात को जानने की कोशिश तो कर रहे थे कि आखिर कैरेक्टर फ्लो कैसे होते हैं। कैरेक्टर का फ्लो जानने की कोशिश कर रहे थे लोग। अब मेंडल साहब का तो ऑस्ट्रिया के अंदर काम खत्म हो गया, लोगों को पता नहीं। बाकी जैसे जैसे माइक्रोस्कोप डेवलप हो रहा था, लोग छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे थे, और ऑब्जर्व करते करते कुछ नई नई जानकारी इकट्ठी हो रही थी। जो मेंडल साहब ने इधर 7 साल काम किया, ऐसा ही काम अलग अलग देशों में अलग अलग लोग भी कर रहे थे। सेम वही इसी तरह का वर्क चल रहा था। मैं 3 देशों के नाम बोलूंगा। एक का नाम डेनमार्क, एक देश था जर्मनी,
ये सब यूरोपियन कंट्री थे, उनके पास काफ़ी समय था, काफ़ी दिमाग था उनके पास। और एक आपका ऑस्ट्रिया, ये जहाँ पे हमारे मेंडल साहब काम कर रहे थे वहीं, यहाँ के तीन अलग अलग साइंटिस्ट जो आपस में भी एक दूसरे को नहीं जानते थे। ये तीनों भी आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे। ये अपना काम खुद इंडिपेंडेंटली कर रहा था, ये अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहा था, और ये अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहा था। और ये तीनों कहीं ना कहीं हेरिडिटी को समझने का प्रयास कर रहे थे, वही क्रॉस कर रहे थे, प्लांट में फीचर्स को स्टडी कर रहे थे। डेनमार्क के जो व्यक्ति थे आपके डी व्रीस, ह्यूगो डी व्रीस इनका नाम था, ह्यूगो डी व्रीस, ठीक है, डेनमार्क के थे। जर्मनी के जो थे वो आपके थे कार्ल कॉरेंस, आपकी बुक में कॉरेंस लिखा है, कार्ल कॉरेंस, ठीक है। और जो ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट थे वो थे एरिक वॉन शेरमार्क। तो यहाँ पे अगर ये नाम याद हो जाए, शेरमार्क, एरिक वॉन शेरमार्क, ये वो तीन साइंटिस्ट थे जो इंडिपेंडेंटली हेरिडिटी को समझने का प्रयास कर रहे थे और लगभग सेम टाइम पे ये काम कर रहे थे। और 1902 में इन्होंने वही चीज दोबारा से खोजी जो मेंडल बहुत पहले खोज चुके थे। वही सेम रिजल्ट आए जैसा मेंडल पहले ही बता चुके थे। इनको भी नहीं पता था मेंडल साहब क्या बताए, लेकिन ये ऑस्ट्रिया वाला जो था ना, जब इसने अपना इंफॉर्मेशन शेयर किया, अब लोगों के पास शेयर करने के धीरे धीरे साधन बढ़ते जा रहे, इंटरनेशनल लेवल पे अब छपना शुरू हो गया। तो यहां के शेरमार्क को पता चला कि ऑस्ट्रिया में तो ऐसा काम जो हम कर रहे, ये काम तो पहले भी मेंडल साहब कर चुके। इन्होंने पब्लिकेशन कराया, इन्होंने कराया, तीनों का इंफॉर्मेशन सेम आ रहा था, सेम रिजल्ट आ रहे थे, तीनों के सेम रिजल्ट आ रहे थे। और वाकई में जो नियम बनाए मेंडल साहब ने, तो केवल डाटा इकट्ठा किया था, केवल ऑब्जर्वेशन किया था कि ऐसा करते तो ऐसा होता है, लेकिन रियल में जो जनरलाइजेशन, जो रूल बनाए, वो रूल इन तीनों ने मिलके बनाए, क्योंकि तीनों के रिजल्ट सेम आ रहे हैं, इन्होंने ही वो रूल्स बनाए थे। लेकिन शेरमार्क ने बोला कि ठीक है, आज हमने इन नियम को दोबारा से खोजा है, लेकिन हमसे पहले मेंडल साहब खोज चुके। हम जो आज ये नियम बना रहे, हम इन नियम का क्रेडिट खुद को लेंगे तो गलत हो जाएगा। एक्चुअली ये क्रेडिट तो मेंडल साहब को ही जाना चाहिए, जो हमसे भी पहले ये सब बातें बता चुके हैं। तो देखो, ये साइंटिस्ट की पहचान है। वो चाहते तो मेंडल को हाइड कर देते, मेंडल का नाम नहीं होता, आज पूरी दुनिया इन तीन लोगों को जानती। लेकिन इन लोगों ने रीडिस्कवर किया, इनको पता नहीं था कि मेंडल कुछ कर रहा है या मेंडल ने कुछ किया। लेकिन बाद में जब रिजल्ट इनके पब्लिश हुए, लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा डाटा तो भाई साहब मेंडल का भी आया हुआ था, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उसको और अपने बनाए नियम को लॉ ऑफ मेंडल के रूप में ही पब्लिश किया। हाँ, तो कितने अच्छी सोच इनकी रही होगी। खुद मेहनत कर रहे, लेकिन पुराने व्यक्ति जो इनसे भी पहले मेहनत कर चुका है, उसी को इन्होंने क्रेडिट दे दिया। तीन अलग अलग देश, तीनों एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे, लेकिन जब डाटा पब्लिश हुए इंटरनेशनल लेवल पे और सबका डाटा मैच कर रहा था, एक ही जैसे रूल आ रहे थे, तो इन तीनों को फिर रीडिस्कवर के लिए क्रेडिट दिया जाता है कि मेंडल के नियम को रीडिस्कवर किसने किया। हाँ, रीडिस्कवर करने के लिए इन तीनों लोगों का नाम हमको मालूम होना चाहिए। चलिए, अब सवाल ये आता है कि आखिर मेंडल साहब अपनी बातें लोगों के बीच में क्यों नहीं रख पाए? आखिर क्या प्रॉब्लम थी मेंडल के साथ? जो काम ये बाद में 1902 में किया, ये काम ये 1965 में भी तो कर सकते थे। आखिर मेंडल से गलती कहाँ हो रही थी? क्या नहीं कर पा रहे थे? सबसे पहले तो उनका जो कम्युनिकेशन था वो बहुत वीक था। वो लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। एक्चुअली कोई ऐसा पब्लिकेशन नहीं था, कोई ऐसी इंटरनेशनल बुक नहीं थी जहां उनका डाटा वाइड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे
इंफॉर्मेशन जाए। आज तो कुछ भी इंफॉर्मेशन जाती है, कितना सारा सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे तुरंत जानकारी शेयर होती है। उस जमाने में ऐसा कुछ था नहीं, बस लोकल पत्रिका में छपवा दिया, लोग उसको समझ नहीं पाए तो कम्युनिकेशन नहीं कर पाए। पहली गलती तो ये हुई मेंडल साहब से। गलती क्या हुई, उस वक्त कुछ साधन था ही नहीं। जब ये काम कर रहे थे उस वक्त कोई ऐसा फैसिलिटी मौजूद नहीं था। दूसरा जो उनका एक कंसेप्ट था जीन, एक्चुअली मेंडल ने तो फैक्टर बोला था, फैक्टर, आज हम उसको जीन बोलते हैं। उन्होंने बताया कि हर एक गैमीट में हर कैरेक्टर को ले जाने वाले फैक्टर होते हैं। अब पता नहीं वो फैक्टर कैसे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि वो एक डिस्क्रिएट यूनिट होती है, स्टेबल यूनिट जो खराब नहीं होती और वो कभी भी दूसरे के साथ मिक्स नहीं होती। एक स्टेबल और एक डिस्क्रिएट यूनिट के रूप में वो फैक्टर गैमीट के थ्रू अगली जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ऐसा उन्होंने बताया। लेकिन इस सेल को अभी सही ढंग से ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा था, क्योंकि माइक्रोस्कोप की फैसिलिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। मेंडल साहब को यह नहीं पता कि अंदर क्या जा रहा है, लेकिन इतना जरूर बताया कि कैरेक्टर के फैक्टर जरूर जा रहे हैं और वो आपस में मिक्स नहीं होते, वो स्टेबल होते हैं। और जब भी गैमीट बनते हैं पेरेंट में जो दो फैक्टर एक कैरेक्टर के वो अलग अलग में ट्रांसफर होते हैं। लेकिन ये फिजिकली इनका क्या है, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, किस केमिकल के बने हैं, इसके बारे में कोई फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल प्रूव नहीं कर पाए कि वो क्या चीज है जो ट्रांसफर हो रही है। केवल फैक्टर कह दिया, लेकिन वो फैक्टर है क्या, कहां जा रहा है, वो गैमीट में क्या जा रहा है, क्या मूव कर रहा है, ये इस बात को लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द फैक्टर विल नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द मेंडल। तो लोग बोल रहे बेवकूफ बना रहा है, ऐसा इस सेल में क्या जा रहा है, कुछ नहीं, कितने हजारों कैरेक्टर होते हैं, हजारों चीज इसमें अलग अलग पड़ी हुई हैं, वो कहां हैं, दिख नहीं रही, कुछ तो बताओ क्या केमिकल है। तो लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए मेंडल, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे लोगों को। ठीक है, ये इनका एक ड्रॉबैक्स मान सकते हैं। ड्रॉबैक तो नहीं है, एक्चुअल में इंफॉर्मेशन की कमी थी मेंडल साहब के पास। डाटा तो इकट्ठा किया पर फिजिकली वो प्रूव नहीं कर पा रहे थे कि क्या है वो। और तीसरी अगर हम बात करें तो मेंडल ने पहली बार बायोलॉजी का कोई प्रोसेस में मैथमेटिकल डाटा यूज किया, मैथमेटिकल डाटा। और उस वक्त के जो बायोलॉजिकल साइंटिस्ट थे वो इस मैथमेटिकल डाटा को वैलिडेट नहीं कर रहे थे, वैलिड नहीं मान रहे थे, वो डाटा को समझ भी नहीं पा रहे थे। तो पहली बार शुरुआत हुआ कि बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का डाटा डाइजेस्ट नहीं हुआ, लोगों को बोल रहे पता नहीं क्या बोल रहा है। तो ये थोड़ा सा कुछ कमी रह गया था मेंडल साहब का, इसलिए वो ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए। हालांकि वो जो 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने रीडिस्कवर करके सेम डाटा, सेम चीज़ फिर से प्रूव किया और फैक्टर के बारे में भी हमको धीरे धीरे पता चला कि ये कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे मूव करते हैं। हाँ, ये मैथमेटिकल डाटा भी बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन कर दिया, कम्युनिकेशन इंटरनेशनल लेवल पे हो गया और फैक्टर को ढूंढने का काम शुरू हो गया कि सेल में ऐसा कुछ तो जरूर है जो कैरेक्टर को लेके जा रहा है। ऐसा कुछ है जरूर जो मेंडल साहब ने बताया और वाकई में उनका रेशो फिक्स आ रहा है, उनके डाटा एकदम सही मैच कर रहे। तो ऐसा है तो सही, क्या है वो ढूंढने का काम शुरू हो गया 1902 के बाद। आफ्टर 1902 में अब केवल चैलेंज था साइंटिस्ट लोगों के पास कि उस चीज को ढूंढें जिसके कारण हेरिडिटी हो रही है। फैक्टर को ढूंढो, क्या है उस सेल में। एक पेरेंट जब गैमीट बनाता है तो उस गैमीट में आखिर क्या चीज डाल देता है, क्यों वो कैरेक्टर आगे जाते हैं,
इस चीज को ढूंढने का काम शुरू हो गया। दीज आर द फैक्टर का फिजिकल अपीयरेंस ढूंढना है। चलिए देखते हैं किसने क्या किया। अब काम शुरू हो गया, माइक्रोस्कोप धीरे धीरे डेवलप हो रहे। माइक्रोस्कोप अगर डेवलप नहीं होते तो काम पूरा नहीं हो पाता। सवाल यह है कि इस सेल में जब ये डिवाइड कर रही है, डिवाइड करके अपने कैरेक्टर को नेक्स्ट में ट्रांसफर कर रही है, तो आखिर क्या भेजा? मेंडल साहब के जो फैक्टर हैं वही तो आए, लेकिन वो फैक्टर क्या हैं ये ढूंढने का काम शुरू हो गया। तो अब 1902 के बाद धीरे धीरे स्टडी बढ़ती गई, माइक्रोस्कोप हमारे पास इंप्रूव होता चला गया और अब लोग बाग क्या करना शुरू किए? सेल डिवीजन को समझने की कोशिश करना शुरू किए कि आखिर सेल डिवाइड हो रही है तो कैसे हो रही है, क्या चीज कैसे स्टेप हैं, कैसे क्या क्या अलग होता है, ये चीज शुरू हो गई। और सबसे पहले यहाँ पे दो साइंटिस्ट के नाम आते हैं जिन्होंने ये बताया कि हर सेल जब भी डिवाइड करती है तो उसके न्यूक्लियस के अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं जो यहां पर ट्रांसफर होते हैं। कुछ है न्यूक्लियस के अंदर है, और जो भी वो मटेरियल है, जब हम इस सेल को एक स्टेनिंग केमिकल रिएजेंट से कलर करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो कलरफुल हो जाता है, कलरफुल हो जाता है। कुछ तो है, कोई ऐसा केमिकल है इसके अंदर जो स्टेनिंग करने के बाद अलग से चमकने लगता है, और जब सेल डिवाइड करती है तो वो अलग अलग होता है, दो पार्ट में बट जाता है। ऐसा केमिकल जो न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेशल स्टेनिंग से कलर लेने वाला जो केमिकल है, उसका नाम रखा क्रोमोसोम। ध्यान देना, क्रोम का मतलब होता है कलर, क्रोम का मतलब क्या होता है? कलर। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो एक स्पेशल कलर रिसीव कर लेता है आफ्टर स्टेनिंग। अब स्टेनिंग क्या होता है अगर मैं आपको क्लास 12 में समझाऊं तो बेवकूफ़ी हो गई। एक्चुअली क्लास 9th में जब हम प्लांट सेल देख रहे थे, ओनियन पील सेल देखा, तो एक लाल रंग का केमिकल इस्तेमाल किया ताकि उसके बॉर्डर हाईलाइट हो जाएं और सेल आपको इजीली दिखाई दे। हमने सेफ्रेनिन यूज किया था। ऐसा ही क्रोमोसोम को कलर करने वाला केमिकल था जो लगाने पर केवल क्रोमोसोम उस कलर को ले रहे थे और वो चमक रहे थे, और वो अलग अलग होते हुए भी दिख रहे थे। माइक्रोस्कोप से हम ये डिवीजन ऑब्जर्व कर रहे थे, तो क्रोमोसोम दिखाई देना शुरू हो गया था। ठीक है, क्रोमोसोम नाम क्यों दिया? क्योंकि वो स्पेशल स्टेनिंग रिएजेंट से कलर ले रहे थे, वो स्ट्रक्चर थी, इसलिए नाम उनका क्रोमोसोम रख दिया। तो ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने देखा कि ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमोसोम ही अलग अलग होते हैं गैमीट में, या जब भी सेल डिवाइड करती है तो ये क्रोमोसोम जो हैं वो आधे आधे ट्रांसफर हो जाते हैं दो डॉटर सेल में। क्रोमोसोम जो थे वो आधे आधे ट्रांसफर हो जाते हैं, ऐसा ऑब्जर्व हुआ। और ये वैज्ञानिक थे, दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनका नाम याद रखना है, सट्टन एंड बॉवेरी। बहुत फेमस नाम है, सट्टन एंड बॉवेरी। बॉवेरी ये दो नाम हैं, अगर इनके पूरे नाम याद हो जाएं तो और भी बढ़िया है। सट्टन का नाम है वाल्टर सट्टन, वाल्टर सट्टन। सट्टन याद होना है, कुल मिला के मैं आपको सट्टन याद करवाना ही है, ठीक है। और बॉवेरी का नाम है थियोडोर बॉवेरी। अरे बड़ा खराब नाम है, लेकिन अगर आप याद करने की ठान लोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन बॉवेरी तो याद करना ही करना है। तो सट्टन एंड बॉवेरी ने माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन के बाद जब सेल डिवीजन को स्टडी किया तो उनको ये ऑब्जर्व हुआ कि जब सेल डिवाइड करती है तो उसके न्यूक्लियस में मौजूद क्रोमोसोम
डॉटर सेल में आधे आधे ट्रांसफर हो जाते हैं। ऐसा ऑब्जर्व हुआ किसको? सट्टन और बॉवेरी को। ये मेंडल साहब के समय पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उस वक्त माइक्रोस्कोप भी नहीं था और सेल डिवीजन को समझना तो दूर, सेल को देख पाना भी मुश्किल था उस वक्त। अब यहां तो सेल को देख भी रहे हैं और सेल के अंदर क्रोमोसोम को स्टेनिंग करना भी सीख लिया, और स्टेनिंग के बाद उनका मूवमेंट भी देख लिया कि ये इनका मूवमेंट हो रहा है, आधे आधे जा रहे हैं। सट्टन एंड बॉवेरी ने इस ऑब्जर्वेशन के बाद अब दिमाग लगाया कि यार ये जो मेंडल साहब बोल रहे उसमें और हमारे क्रोमोसोम में क्या है। उन्होंने बोला कि मेंडल ने क्या बताया? मेंडल ने बताया कि जो फैक्टर होते हैं वो पेयर में होते हैं हर कैरेक्टर के लिए, और वो आइसोलेट यूनिट है। आइसोलेट मैं बोलूंगा तो स्टेबल और डिस्क्रिएट यूनिट, इसको स्टेबल और डिस्क्रिएट यूनिट में कह सकता हूं, स्टेबल एंड डिस्क्रिएट यूनिट। फैक्टर, मेंडल साहब ने बताया कि हर कैरेक्टर के जो फैक्टर होते हैं वो पेयर में होते हैं, और ये जो फैक्टर हैं वो अपने आप में एक स्टेबल स्ट्रक्चर है, वो कभी खराब नहीं होती, और वो एक आइसोलेट यूनिट के रूप में होते हैं। और ये फैक्टर गैमीट बनाते समय अलग अलग गैमीट में ट्रांसफर होते हैं, ऐसे बताया था मेंडल ने। अब जब सेल ऑब्जर्वेशन हुआ तो जो हमारे सट्टन एंड बॉवेरी थे उन्होंने जब क्रोमोसोम को देखा, उन्होंने बताया कि क्रोमोसोम भी तो पेयर में हैं, क्रोमोसोम भी पेयर में पाए जाते हैं, ऐसा दिख रहा है सेल में। और जब ये सेल डिवाइड करती है, जब ये सेल डिवाइड करती है तो ये भी अलग अलग सेपरेट होते हैं, ये भी सेग्रीगेट होते हैं, ये भी अलग अलग में ट्रांसफर होते हैं क्रोमोसोम। तो ये ऑब्जर्वेशन के बाद सट्टन एंड बॉवेरी ने क्या कहा कि मेंडल जिन फैक्टर की बात कर रहा है ये फैक्टर कहीं ये क्रोमोसोम ही तो नहीं है, ये फैक्टर वाकई में क्रोमोसोम तो नहीं है, क्योंकि क्रोमोसोम भी पेयर में है, और जब भी एक सेल डिवाइड करती है वो अपने क्रोमोसोम को आधा आधा करती है, और ये क्रोमोसोम भी स्टेबल यूनिट है, बहुत जल्दी खराब नहीं होता। जब भी ये सेल फिर डिवाइड करेगी फिर आधा आधा करेगी, फिर डिवाइड करेगी फिर आधा आधा करेगी, हर बार सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बार बार इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और जैसी ये सेल है ऐसी ही ये सेल बन रही है, मतलब कैरेक्टर तो यहां से यहां ट्रांसफर हो रहे, और यहां से क्या जा रहा है? ये क्रोमोसोम जा रहे हैं। तो सट्टन एंड बॉवेरी ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करने के बाद सभी लोगों को यह समझाया कि मेंडल साहब के जो फैक्टर हैं जो हेरिडिटी के लिए जिम्मेदार हैं, वाकई में वो सेल के अंदर जो मौजूद क्रोमोसोम हैं वो ही फैक्टर हैं, वो ही फैक्टर को ले जा रहे हैं, या हम कहें कि फैक्टर इन क्रोमोसोम में ही मौजूद हैं, जहां भी ये क्रोमोसोम जाएंगे वहीं पर वो कैरेक्टर चले जाएंगे। ऐसा बोला सट्टन एंड बॉवेरी ने। अब फिजिकल देख रहे कि वो आखिर है क्या, वो सेल में क्या चीज है जो कैरेक्टर को लेके जा रही है। तो सट्टन और बॉवेरी ने समझा दिया वो चीज जो कैरेक्टर को लेके जा रही है वो वाकई में क्या है, वो वाकई में क्रोमोसोम ही है, क्योंकि क्रोमोसोम भी पेयर में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम भी जब सेल डिवाइड करती है तो अलग अलग में ट्रांसफर हो जाते हैं, वो भी एक स्टेबल स्ट्रक्चर है और वो एक डिस्क्रिएट यूनिट के रूप में बने रहते हैं। तो बहुत कुछ मैच कर रहा है फैक्टर के साथ क्रोमोसोम का। और इस ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने एक थ्योरी दिया, जिस थ्योरी को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। किसने दिया ये? सट्टन एंड बॉवेरी ने। क्रोमोसोमल
थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के लिए, कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए क्रोमोसोम का मूवमेंट ही जिम्मेदार है। क्रोमोसोम ही हेरिडिटी को अगली जनरेशन में लेके जाते हैं, या फिर मेंडल साहब के जो फैक्टर हैं वो वाकई में क्रोमोसोम के रूप में ही मौजूद हैं। कैसे भी समझो, सट्टन और बॉबेरी ने केवल इतना ऑब्जर्वेशन करने के बाद इतना कहा कि व्हाट इज द कॉज ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का कारण क्या है। कॉज ऑफ हेरिडिटी इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे क्रोमोसोम अगली जनरेशन को जाएंगे ऐसे ही कैरेक्टर अगली जनरेशन में आएंगे। थोड़ा मैच करो मेंडल साहब से, तब ये थ्योरी समझ में आती है। थ्योरी केवल इतना है, केवल एक लाइन की थ्योरी है। थ्योरी बोलती है कि हेरिडिटी का कारण क्रोमोसोम का मूवमेंट है। अब मेंडल की बात करें, मेंडल बोलता है हेरिडिटी का कारण जैसे फैक्टर जाएंगे ऐसा हेरिडिटी होगा, और सट्टन बॉबेरी ने बोला कि जैसे क्रोमोसोम जाएंगे ऐसी हेरिडिटी होगी। दैट्स ऑल, बस सिंपल। आखिर वो फैक्टर का फिजिकल प्रॉपर्टी ढूंढ रहे तो बता दिया कि वो फैक्टर और कुछ नहीं है बल्कि वो क्रोमोसोम है। अब देखो, माइक्रोस्कोप में कई लोगों ने सेल डिवीजन होता हुआ देखा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग सेल को डिवाइड करते देखा। कोई माइटोसिस को देख रहा है, कोई मियोसिस को देख रहा है। और जब मियोसिस देखा तो देखा कि वाकई में क्रोमोसोम जो है वो मेटाफेज में पेयर में पाए जाते हैं, और पेयर में से एक सेट ऊपर चला जाता है और एक सेट नीचे आ जाता है, मतलब इक्वल डिवाइड हो जाते हैं। मतलब अगर यहां दो कैपिटल टी टी हैं तो एक टी यहां आएगा, एक टी यहां आएगा। टी टी कहां है, वो कहीं ना कहीं यहां पे कैपिटल टी है, यहां पे कैपिटल टी है, तो एक टी यहां पे आ गया और एक टी यहां पे आ गया। मतलब मेंडल साहब जो समझा रहे ऐसा इस थ्योरी से भी समझा सकते हैं। सट्टन एंड बॉवेरी की थ्योरी है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बात समझ में आ रही। मेंडल साहब के फैक्टर कहां हैं, वाकई में वो क्रोमोसोम के ऊपर हैं। जिधर क्रोमोसोम जाएंगे उधर वो ही कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये आपको एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब देखिए, आपको क्लास 11th में मैंने सेल थ्योरी बताया। अब सट्टन एंड बॉवेरी साहब को अगर हम सही माने, अगर सट्टन एंड बॉवेरी की थ्योरी को हम सही माने, देखिए मैं ये नाम बार बार इसलिए लिख रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि आपको याद हो जाएगा। सट्टन एंड बॉवेरी याद हो गया होगा, हो भी गया होगा, हाँ? तो सट्टन एंड बॉवेरी ने अपनी क्रोमोसोमल थ्योरी से ये कैसे समझाया कि कैरेक्टर इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट करते हैं, इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट करते हैं। मतलब कैरेक्टर अलग अलग क्यों हो जाते हैं, कैरेक्टर अलग अलग क्यों हो जाते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए पौधा था आपका टॉल और रेड फ्लावर, ठीक है, कैपिटल टी टी कैपिटल आर आर, क्लियर। दूसरा पौधा था ड्वार्फ व्हाइट, और यहां हो गया स्मॉल टी टी स्मॉल आर आर। इनको क्रॉस किया तो F1 में क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। और F2 में क्या बना, F2 में मैं केवल फिनोटाइप लिख रहा हूं। टॉल रेड बना, टॉल व्हाइट बना, ड्वार्फ रेड बना और ड्वार्फ व्हाइट बना। ये चार बने। अब क्रोमोसोम से समझाओ कि ऐसा पॉसिबल है। 9:3:3:1 ये मेंडल साहब के फैक्टर की अगर हम इस तरह का टी टी और आर आर लेके चलते हैं तब तो प्रूव हो रहा है।
अब आप ये प्रूव करो कि ये कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर की जगह जब आप क्रोमोसोम रखोगे तो क्या ऐसा बन पाएगा। ये प्रूव करना था कि अगर क्रोमोसोम के कारण ही हेरिडिटी है तो ऐसा करके बताओ। तो इन्होंने तुरंत बता दिया। इन्होंने कैसे बताया, देखिए समझिए। इन्होंने बताया कि ये जो पौधा है इसके पास सपोज मैं केवल 2 पेयर क्रोमोसोम बना रहा हूं, सपोज 2, केवल उसके पास 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। और इसके पास जो ड्वार्फ प्लांट है इसके पास ये वाले 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। सपोज ये क्रोमोसोम जो है, ये 2 क्रोमोसोम जो है, यहां पर कैपिटल टी है, यहां पर कैपिटल टी है, ठीक है। और ये वाला जो है यहां पे कैपिटल आर है, यहां पे कैपिटल आर है। और इधर की बात करो, इधर सेम उसी लोकेशन पे यहां पर स्मॉल टी है, यहां पर स्मॉल टी है। और इधर की बात करेंगे तो यहां पर स्मॉल आर है और यहां स्मॉल आर है, ठीक है। ये एक प्लांट है, ये भी एक प्लांट है। हम बोल रहे हैं कि क्रोमोसोम से हेरिडिटी हो रही है। देख लेते क्या क्रोमोसोम ऐसा ही करते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है ये सब बना पाना, यही तो प्रूव कर रहे हैं। तो देखिए हुआ क्या, मान लीजिए इसने जब गैमीट बनाए होंगे तो हर गैमीट में क्या पहुंचे होंगे, 2 क्रोमोसोम पहुंचे होंगे, ठीक है। इधर भी 2 पहुंचे होंगे। ये 4 क्रोमोसोम है, यहां पे 2 पेयर क्रोमोसोम हैं तो यहां एक एक ही तो पहुंचेगा। ऐसे ही जाता है जब सेल डिवाइड करती है, क्रोमोसोम का मूवमेंट ऐसे ही होता है। मियोसिस हो रहा है तो हाफ हो रहा है ना, एक्चुअली गैमीट बन रहा है। तो यहां से एक टी तो आ गया इधर, ये कैपिटल टी, और एक टी चला गया इधर, ये कैपिटल टी। और इधर से आर की बात करो तो एक आर आ गया इधर और एक आर आ गया इधर, ये गैमीट बन गए। इधर भी गैमीट बना दो, 2 गैमीट बनाओ, ये 2 क्रोमोसोम इधर, 2 क्रोमोसोम इधर, इधर स्मॉल टी लगा दो, इधर स्मॉल आर लगा दो, एक टी वाला इधर, एक आर वाला इधर, इधर भी स्मॉल टी और इधर स्मॉल आर। अब देखो इसको इसके साथ मिलाओ तो क्या होगा, टी के साथ स्मॉल टी आएगा और कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर आएगा, यही तो बनेगा। कैसे भी करके देख लो, सेम वही कॉम्बिनेशन आएगा। अब सवाल यह है कि ये कैसे आया। अब देखो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। हाँ, मैं केवल क्या यहां पे प्रूव कर रहा हूं कि ये जो कैरेक्टर हैं अगर वो अलग अलग क्रोमोसोम पे इस तरह से मौजूद हैं तो वो क्या करेंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे। देखो ये क्रोमोसोम, ये कैपिटल टी आ गया और इधर मान लीजिए कैपिटल आर आ गया, ठीक है। और इधर मान लीजिए, देखिए अभी जो मैं यहां पे बात कर रहा था कैपिटल टी, ये वाला जो प्लांट है वो 2 तरह के गैमीट बनाएगा। चलिए पहले तो इसी को मैं दोबारा से क्रोमोसोम में दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये वाला जो प्लांट है इसके पास जो प्लांट है उसके पास क्या है, ये 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, एक में कैपिटल टी, यहां पे स्मॉल टी, इधर कैपिटल आर, इधर स्मॉल आर, ठीक है। ऐसा ही दूसरा पौधा है। बस मैं केवल क्या दिखा रहा हूं कि ये इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट कैसे हो रहा है। अब यहां पे जब गैमीट बनेंगे, अब देखो ये मेटाफेजिक प्लेट बनाएंगे। सपोज ये वाला जो पेयर है ये अभी ऐसे है, ऊपर टी है और नीचे स्मॉल टी है, और इधर ऊपर आर है, इधर स्मॉल आर है। अब ये आप सोच रहे कि ये वाले सर ऊपर चले जाएंगे और ये वाले नीचे आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन सपोज ये कंडीशन क्या हो रही कि ये जो टी है और ये जो टी है, अब इधर ये वाला उल्टा पुल्टा हो गया, ऊपर स्मॉल आर चला गया और नीचे कैपिटल आर आ गया। अब देखिए ये वाला भी तो पोजीशन बन सकता है, तो 4 तरह के गैमीट बन सकते हैं। भाई मेटाफेजिक प्लेट में कौन सा क्रोमोसोम ऊपर कौन सा नीचे वो तो रैंडम है, कुछ भी बन सकता है, उल्टा पुल्टा हो सकता है, इसीलिए 4 तरह के ऐसे बन सकते हैं। और 4 ये बनाएगा, 4 ही ये बनाएगा, और क्रॉस करके देखो
तो 9:3:3:1 बन जाए, बन ही जाएगा, वो आराम से बनेगा। तो क्रोमोसोमल थ्योरी से भी हम मेंडल साहब के नियम को एग्जैक्ट प्रूव कर सकते हैं। पूरा उन्होंने एक्सप्लेनेशन कर दिया मेंडल को, अब कोई डाउट रहा ही नहीं किसी के दिमाग में, और सब लोग ये मानना शुरू कर दिए कि मेंडल साहब जिस फैक्टर की बात कर रहे थे वो वाकई में क्रोमोसोम था, और क्रोमोसोम के कारण ही हेरिडिटी हो रही है। आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ क्रोमोसोम के गैमीट बनते हुए दिख रहे हैं। तो एक जो क्रोमोसोम है उसके पास 2 क्रोमेटिड होती हैं। ये एक क्रोमोसोम है, ये 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। और जो जीन होता है, जो फैक्टर होता है, इसी क्रोमोसोम पे मान लीजिए अगर एक कैरेक्टर का जीन इस जगह पे मौजूद है तो सेम उसी डिस्टेंस पे, उसी जगह पर यहां पर भी दूसरा होगा। मान लीजिए यहां कैपिटल टी है इस जगह पे, और यहां पर मान लीजिए स्मॉल टी है, तो ये सेम लोकेशन, इसको बोलते हैं लोकस, सेम लोकस पर एक जीन एक क्रोमोसोम पे तो दूसरा जीन दूसरे क्रोमोसोम पे होता है। ये दोनों क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम, एक्चुअली क्रोमोसोम कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम की सेम लोकस पर मेंडल साहब के फैक्टर मौजूद होते हैं। एक जीन एक क्रोमोसोम पे होता है, दूसरा दूसरे क्रोमोसोम पे होता है। अब जब ये सेग्रीगेट होंगे तो एक अलग में जाएगा, एक अलग में जाएगा। ये एक्सप्लेनेशन हुआ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय सट्टन एंड बॉवेरी। 1 नंबर में ये सवाल कई बार पूछा गया है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया? आंसर आना चाहिए सट्टन एंड बॉवेरी ने दिया। उन्होंने बताया कि मेंडल के फैक्टर वाकई में क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम के मूवमेंट के कारण ही हेरिडिटी होती है। ठीक है, आप मैच करके देख लीजिए, आपकी बुक में एक टेबल भी दिया है। तो आप देखिए यहां पे जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें ये आपका एक क्रोमोसोम का पेयर है, ये दूसरे क्रोमोसोम का पेयर है। ये मेटाफेजिक प्लेट में जब अरेंज हुए तो आप देखिए इधर ये ऑरेंज के सामने ग्रीन है और येलो के सामने रेड है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, गैमिट बने तो येलो के साथ रेड का कॉम्बिनेशन बन रहा है, येलो के साथ रेड, और जहां पे ये है वहां पे ग्रीन का बन रहा है। लेकिन अगर ये उल्टा पुल्टा हो जाए, देखिए यहां पे दोनों पोजीशन दिखाया है कि इस साइड में अगर ऑरेंज के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन है तो गैमिट ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, और ऑरेंज के साथ रेड का बनेगा तो 2 ये वाले गैमिट बनेंगे, 2 ये बनेंगे। अब मान लीजिए मेटाफेजिक प्लेट में उल्टा पुल्टा हो गया, ग्रीन वाला इधर पहुंच गया, रेड वाला इधर हो गया, तो अब देखिए ब्राउन के साथ ये वाला भी गैमिट बन जाएगा और ये वाला भी गैमिट बन जाएगा। तो 4 तरह के गैमिट पॉसिबल है ना, क्रोमोसोमल थ्योरी से भी 4 तरह के गैमिट पॉसिबल हैं। तो बस केवल ये डायग्राम आपको समझने के लिए है कि क्रोमोसोमल थ्योरी से भी हम 4 तरह के गैमिट बना सकते हैं और वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो कर सकते हैं। भाई ये साइटोप्लाज्म में उल्टा पुल्टा कैसे भी जम सकते हैं, हाँ, ये जो पेयर है इधर का उधर, उधर का इधर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये 4 तरह के पॉसिबिलिटी हैं और ये सब बन सकता है। अब एक और यहां पे दिया कि क्रोमोसोम में और मेंडल साहब के फैक्टर या जिनको आज हम जीन बोलते हैं उनमें क्या सिमिलरिटी है। देखिए ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, मैं समझाऊंगा कौन सा क्या है। इसने बोला सपोज इसको हम जीन मानते हैं और इसको हम क्रोमोसोम मानते हैं, तो जीन भी पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम भी पेयर में होते हैं। जीन सेग्रीगेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन such that only one of each pair is transmitted to a gamete। ये जब गैमीट बनते हैं तो हर एक जीन जो पेयर में है वो अलग अलग गैमीट में ट्रांसफर हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही क्रोमोसोम भी ट्रांसफर होते हैं, सेग्रीगेट एट गैमीट फॉर्मेशन
एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर, केवल उस पेयर का एक ही क्रोमोसोम वो एक गैमीट में ट्रांसफर होता है। सेम वही चीज आ रही है यहां पर। देखो यहां पे अगर इसने इंडिपेंडेंट लिख दिया तो हम पहचान पाए कि ये वाला पार्ट जीन है। इसने लिखा इंडिपेंडेंट पेयर्स, अगर जीन के इंडिपेंडेंट पेयर हैं तब वो सेग्रीगेट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली। कंडीशन लगा दिया कि अगर पेयर इंडिपेंडेंट है, मतलब वो अगर अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर अगर वो जीन मौजूद हैं तो वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग हो जाएंगे। यहां एक प्रॉब्लम छुपा है कि अगर वो दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे हुए तो फिर वो अलग अलग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पूरा क्रोमोसोम एक साथ ले जाएगा उनको। आगे चल के थोड़ा सा इसको मैं डिस्कस करूंगा। क्रोमोसोम में क्या होता है, वहां तो हमेशा वन पेयर होता है और वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग हो जाता है। तो ये सिमिलरिटी है, एक्चुअल में हम इनमें कुछ डिफरेंस पैदा कर ही नहीं पा रहे थे कि कौन सा जीन है कौन सा क्रोमोसोम है। वो तो केवल इस शब्द ने, इंडिपेंडेंट पेयर ने, हमको थोड़ा इंडिकेशन दे दिया कि भैया ये वाला जीन है और ये वाला क्रोमोसोम है। ठीक है, आई थिंक जब आप थोड़ा सीरियसली इस टॉपिक को एक बार खुद से पढ़ेंगे तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। और कल की क्लास में जब हम डिस्कशन करेंगे तो हम बात करेंगे कि आखिर ये थ्योरी सही है तो इसको प्रूव करके भी दिखाओ। और प्रूव करने का काम किया मॉर्गन ने। कैसे किया, कैसे प्रूव हुआ, क्या ये थ्योरी वाकई में सही है, इसके बारे में अभी बहुत चर्चा करना बाकी है, क्योंकि थ्योरी केवल समझे हैं, इसका बैकग्राउंड अभी बहुत बड़ा है। ठीक है, कहानी आज खत्म नहीं हुई। हम इस क्रोमोसोमल थ्योरी को कल भी डिस्कशन करेंगे और हम बात करेंगे इसको प्रूव करने की। तो आज के लिए तो इतना सफिशिएंट होगा।